हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीपीएससी वाला पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीपीएससी प्रीलिम्स हो चुका है कंप्लीट 2024 और आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स वाले जो क्वेश्चन आए तो उसके बारे में देखेंगे। अभी ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है तो डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि कहाँ से लाते हो ऐसे सवाल मिलते कहाँ पर हैं और क्या ऐसे सवाल पूछने चाहिए और क्या-क्या उनके सोर्सेज़ रहे बेसिकली, उनके बारे में हम सारी की सारी बातें करने वाले हैं। अब आगे क्या करना है उसके बारे में आपने सोचना है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 भी आ चुका है। अगर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है तो 2025 के लिए प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छा परफॉर्म करना है तो फिर मेंस के लिए करना है। ऐसी तमाम बातें डिस्कशन करेंगे। केवल विश्लेषण है, कुछ अनोखा नहीं कर रहा हूँ, कुछ दुनिया से हट के नहीं बता रहा हूँ कि भैया ये है, वो है। और जो है वो आपके सामने मैं स्पष्ट रूप से आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले टॉपिक आज हम क्या-क्या बात करेंगे, तो क्या रहा ट्रेंड इस बार, जो सोर्सेज़ ऑफ क्वेश्चंस जो रहा, सवालों के जो स्रोत रहे, उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और इसी के साथ-साथ ये भी देखेंगे कि कहाँ से पूछे गए सवाल। एनसीईआरटी, क्या एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए या लॉन्ग लेंथी नोट्स, आपको बहुत मोटे-मोटे नोट्स और किताबें हैं, बड़ी मोटी-मोटी किताबें, क्या वो आपको पढ़नी चाहिए? उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि एनसीईआरटी नोट्स और करंट अफेयर्स से या करंट से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप कहाँ से कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ भाई हम लोग फीस चार्ज करते हैं, तो फीस के बदले हम क्या आपको क्वालिटी पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। जो पैसे मैं ले रहा हूँ आपसे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि भई मैं आपको बताऊँ कि मैंने पढ़ाया उसमें से कैसे-कैसे आया। तो मैंने कितना करवाया, ये बिल्कुल मैं डींग हाँकने के लिए नहीं कि भैया छाती पीटने के लिए नहीं है, कि 54 इंच की छाती करने के लिए नहीं है कि भाई मैंने पढ़ाया मेरा ही आ गया। इट इज़ सिंपली मेरी एक ज़िम्मेदारी है आप लोगों के प्रति कि भई हम लोग आपसे पैसे लेते हैं, आपसे पढ़ाते हैं आप लोगों को और मेहनत करते हैं आपके साथ-साथ। अब उसमें कितना क्या सटीकता बैठती है, कितना क्या उसमें आप लोगों को आगे से मेहनत करनी है, क्या आप खुद से भी कर सकते हो? अगर खुद से कर सकते हैं तो फिर आपको कैसे-कैसे, क्या-क्या करना पड़ेगा, किन चीज़ों को एनालिसिस करना पड़ेगा, तो एक विस्तार से ये वीडियो होने वाला है। इसके साथ-साथ ये भी बात कर लेंगे कि भई अगर किसी टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक्स की मैं बात करूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये हैं और उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में किस टॉपिक पे कितना ध्यान देना है, वो उन सारी चीज़ों का एनालिसिस साथ में करेंगे। साथ ही में क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले सवाल पर। सवाल पे जाने से पहले अगर इस बार के ट्रेंड एनालिसिस को देखें तो टोटल 23 एमसीक्यूज़ हैं। तो नॉनदलेस जो ये कहा जाता था कि भाई इकोनॉमी का या इकोनॉमिक्स का रोल जो है वो काफ़ी कम रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप इसे छोड़ तो नहीं सकते, सिंपल सी बात है, छोड़ नहीं सकते। आप ये नहीं कर सकते कि भैया नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के दम पे कर लूँगा, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो चुका है। दूसरी एक डिबेट और चल रही थी कि क्या यूपीपीसीएस, क्यों, चूंकि एनालिसिस जिस दिन करवाया उस दिन एनालिसिस में मैंने ये कह दिया था कि भैया यूपीपीसीएस जो बनना चाहता है यूपीएससी बनना चाहता है। और उस पर बहुत सारे बच्चों ने मीम भी बनाए, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि ये मास्टर ऐसे ही बातें करता है, यूपीएससी में क्या ऐसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो मैंने ये कहा था कि भाई ये एक ट्रेंड सेट हो रहा है। यूपीएससी जो है वो पहले 2016-17 के करीबन देखोगे तो ऐसे ही सवाल पूछती थी। हाँ, ये बात अलग है कि ज्योग्राफी का इस बार देखोगे यूपीपीएससीएस का, तो वो ज्योग्राफी यूपीएससी वालों के लिए भी हार्ड है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल डाटा था। अदरवाइज करंट की मैं बात करूं तो करंट अप टू द मार्क थी, करंट अच्छी थी और हिस्ट्री बहुत डीप थी। इनफैक्ट हिस्ट्री भी काफ़ी फैक्चुअल थी और काफ़ी मतलब ऐसे डेटा पर बात हो रही थी जो डेटा क्लैश करता है या अलग अलग ओपिनियन उसमें रहते हैं। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी वही ट्रेडिशनल रहा है उसका। अगर पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज आपने एनालाइज किए थे, पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज, तो आपको वो पता होंगे कि भैया टॉपिक ये पढ़ के जाने थे, वही टॉपिक आए हैं, उसमें कुछ अनोखा यूपीपीसीएस ने करा नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि यार ये यूपीएससी बनना चाहता है। अगर स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस देखोगे, क्वेश्चंस की अगर फ्रेमिंग देखोगे, तो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग वैसी ही है। आप मैच द फॉलोइंग बहुत सारे हैं असर्शन रीजन वाले, तो मैच द फॉलोइंग आपको मिल रहा है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो मिल रहे हैं, इसलिए मैंने ये कहा था। और शुरुआत में जब यूपीएससी का भी था तब भी यही ऐसे ही आते थे। अभी धीरे धीरे वो चेंज होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इवॉल्व होता है।
अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के बारे में पीवाईक्यूज देखोगे तो वहां से आया है एक सवाल। न्यूज़ और करंट अफेयर्स की बात करें तो 3 से 4 सवाल वहां से फ्रेम हो रहे हैं। एनसीईआरटी के साथ जाते हो तो आप 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। एनसीईआरटी में बात कर रहा हूं यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं तो 7, इंडिया ईयर बुक की बात करें तो 4 सवाल है। मिसलिनियस यहाँ वहां से इधर उधर से 2 सवाल और पूछे गए हैं। तो प्रिसाइजली मैं यही कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि क्या ये सारे सोर्सेज आपको पढ़ने चाहिए अब दोबारा से, क्या इन्हीं सोर्सेज पर आपको जाना चाहिए? पहले एनालिसिस करते हैं, फिर बाद में इस पर पूरी बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है कि विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक ग्रोथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित क्या करेक्ट है ये पूछा गया है। ये सवाल सबसे ज़्यादा चर्चा में रह रहा है, बहुत ज़्यादा इस पे कंट्रोवर्सी भी हो रही है, बहुत ज़्यादा डिबेट भी इस पे चल रही है। हालांकि डिबेट लायक सवाल ये है नहीं। क्यों नहीं है साहब? बिल्कुल सही बात है। इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ये कहीं भी, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, ये इसे कोई भी मतलब पुख्ता तरीके से ये नहीं कह सकता कि भैया ये डेवलपिंग नहीं है। हर जगह हर इंडेक्सेस के अंदर बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बात करें तो 0.6 हमारा जो परफॉर्मेंस चल रहा है दैट कम्स अंडर डेवलपिंग नेशन। अगर बाकी के सूचकांकों पर इनइक्वालिटी के लेवल पर भी देखें तो वी आर डेवलपिंग कंट्रीज, हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट होना चाहिए था गलत। अब उसको अगर एक को एलिमिनेट करते हो तो आपका ऑप्शन ए भी चला जाता है, ऑप्शन सी भी चला जाता है। देखो सिंपल सॉल्यूशन इसका कैसे निकले। अब या तो 3 सही है, जेम कीन्स इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक, जेम कीन्स नहीं है, जेम कीन्स नहीं है, जेम कीन्स इज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और वो उसमें भी उसने कीनीशियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा काम करा। बेसिकली मैक्रो जो आपके फिजिकल पॉलिसी फ्रेमवर्क होते हैं उन पर ज़्यादा चर्चा करी, और इसमें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम हर क्लास में जब चर्चा करते हैं, और इकोनॉमिक्स की क्लास ही यहीं से स्टार्ट होती है, हम बात करते हैं एडम स्मिथ साहब की। तो अब एडम स्मिथ जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं कि भाई एडम स्मिथ साहब ही इकोनॉमिक्स के फादर हैं, उसको भी इन्होंने नकार दिया भाई। इसमें स्टेटमेंट जो सही है केवल 2 सही है, केवल 2 हमारे पास कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। उस हिसाब से तो सारे ही ऑप्शन गलत हो गए। अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जाना है कि एलिमिनेशन से जाना है, क्वेश्चन दे दिया, तो फिर अगर मुझे सही करना है तो 2 और 3 को करूंगा। एटलीस्ट जेम कीन्स में आधी सच्चाई तो है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की आई है ए। अब इसमें आपको कैसे क्या इसमें करना होता है, अप्लाई करना होता है कि भाई ये आपने गलत किया है, वो आपको पता होगा, वो डू दैट थिंग, उसे कर लीजिएगा। ये मतलब है क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन फ्रेमिंग में हुई है उनसे मिस्टेक। अब ये सिली मिस्टेक है, वैसे मुझे लगता है कि ओनली 1 इज करेक्ट की जगह शायद ओनली 2 भी था, टाइपिस्ट वाइपिस्ट से छापने में भी हो सकती है, बट लेट्स सी। अगला क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन को देखिएगा। पूछा है हु प्रिपेयर्स और पब्लिश द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूपीएससी का भी मेन सेंटर ऑफ कंसंट्रेशन रहा है। सीडीएस 2024 पार्ट 2 के बारे में बात करें तो वहां भी चर्चा करी गई, उसके आयामों के बारे में चर्चा करी गई। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की जब रिपोर्ट आई तब भी चर्चा में आई, और जब भी गरीबी के बारे में बात करते हैं तो हम ये ऑलवेज वी टॉक अबाउट कि भाई पॉवर्टी जो है वो 2 नज़रिए से देखी जाती है। एक परंपरागत थी, हमारी ट्रेडिशनल थी, कि ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ये होता था कि भाई पॉवर्टी इज बेसिकली लैक ऑफ रिसोर्सेज टू फुलफिल दी बेसिक नीड्स, संसाधनों की कमी जिससे मूलभूत आवश्यकताएं भी पूर्ति नहीं हो पा रही। मॉडर्न अप्रोच में जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पॉवर्टी केवल एक ही अप्रोच से नहीं देखी जाए, केवल आय के संसाधनों की कमी के आधार पर गरीबी का आकलन मत करिए, उसे और भी चीजों के आधार पर जोड़िए, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी की चीजों के साथ भी जोड़िए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ भी जोड़िए, जीवन जीने के स्तर के साथ भी जोड़िए। इसमें आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। एमपीआई की अगर बात करें तो एमपीआई 2010 के अंदर चालू किया गया। इसको चालू करने वाला कौन था? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन इनिशिएटिव इसको चालू करता है। और इस पर मैंने ही नहीं, सबने चर्चा करी है, कोई मैं अनोखा मास्टर नहीं हूँ जिसने चर्चा करी, आप कर सकते थे। तो इसमें 3 सही है, और 3 और 4, तो डी इसका बिल्कुल सही ऑफिशियल आंसर की ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा कि भाई मैंने करवाया, ये करवाया, सबने करवाया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट आपको बता रहा हूँ कि भाई ये 1 महीने पहले ये क्लास ली थी, तो हाउ क्लासेस आर इम्पोर्टेंट हो रही हो, तो कोई सेशन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो कुछ सोच समझ के लेकर आ रहा हूँ, वो उसमें कुछ ना कुछ होगा, आपके काम का भी होगा ही, तो
आपको वो करना चाहिए। आई बिलीव सो, अगर आपका मन करता है तो करिएगा, अदरवाइज तो देयर इज नथिंग। फिर से बता दूं, ये मैं डींगे नहीं मार रहा, मैं इस मामले में बिल्कुल वो हूँ कि भाई हमें ये डींगे नहीं मारनी होती कि हमने पढ़ाया इतना आया वो आया, बट जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, तो फिर ये चीज़ें करनी पड़ती है भाई। करेक्ट बात है। आगे आते हैं, विच इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से ऑब्सेस्ड है। अगर यूपीपीसीएस के पीवाईक्यूज आपने देखे हैं तो आपको पता चल जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से कितना ऑब्सेशन है। ये ऑब्सेशन 2016-17 के अंदर आपको देखने को मिल रहा था यूपीएससी में, अभी वो यूपीपीसीएस में है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगेन 1991 डेवलप किया गया, महबूब उल हक, सबने पढ़ा होगा, सबने पढ़ाया होगा, कोई अनोखी बात नहीं है। अब सर ये सोर्स क्या है इसका, तो सोर्स अगर आपने ट्रेडिशनल पढ़ाई भी करी है, पुस्तकों से भी पढ़ाई करी है, तो हर पुस्तक के अंदर ये मेंशन है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। हाँ, यूजुअली जनरली इसमें रैंकिंग पूछता है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इस बार रैंकिंग नहीं पूछी है, इस बार इसके इंडाइसेस पूछे। तो असल में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो 3 पैरामीटर होते हैं इसके अंदर। एक होता है हेल्थ, हेल्थ के अंदर लेते हैं एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा होता है एजुकेशन, एजुकेशन में 2 चीजें लेते हैं, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एवरेज स्कूलिंग। और तीसरा होता है पर कैपिटा इनकम। उन तीनों का एक आपका यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाता है, ज्यामितिक औसत, ज्यामितिक माध्यिका निकाली जाती है, जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। उसके आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन इशू करता है, ये भी क्वेश्चन आया था, UHDR इशू करता है UNDP। करेक्ट बात है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। विच इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट, इनकम, एजुकेशन है, श्योर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ है, 2 और 4 कंफर्म है। तो जहां 2 और 4 का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा उन्हें एलिमिनेट करो। 1, 2, 4 इनकम लेवल, पर कैपिटा इनकम को इन्होंने इनकम लेवल से शो करा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये इसके लेवल की बात करूं तो लेवल, ये लेवल जो है बहुत ही इजी लेवल है। इस लेवल का क्वेश्चन आप आराम से सब लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ गलती हुई है तो फिर आपको सोचने वाली बात बनेगी। मैंने क्या करवाया, कैसे करवाया, वो सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं कि भैया ये वीडियो है, इसके अंदर हमने ये करवा रखा है और बता भी रखा है। अलग अलग रिपोर्ट्स के बारे में भी पूछा गया था, कौन सी रिपोर्ट कौन इशू करता है, तो वो सारी की सारी। तो ऐसा नहीं है, हम भी थोड़े से अपडेट करते रहते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन, जैसे इस बार क्वेश्चन बने तो उस तरीके से मैं भी मेरे नोट्स और क्लासेस को अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी। अगला एक और ऑब्सेशन जो यूपीएससी का, माफ कीजिएगा, यूपीपीसीएस का देखने को मिला, वो देखने को मिला पॉपुलेशन वाले चैप्टर से। पॉपुलेशन से हर साल सवाल पूछा जाता है, पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी। अगर यूपीपीसीएस की मैं बात करूं तो ये 2 फेवरेट टॉपिक है। पॉपुलेशन से सेंसस वाला पार्ट अलग है, लेकिन जो पॉपुलेशन की थ्योरी है उनसे लेकर रिलेटेड क्वेश्चन तकरीबन तकरीबन रिपीट होते हुए आपको पीवाईक्यूज में देखने को मिल जाएगा। माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन से लेकर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी, ऐसी सारी पूछी गई हैं, लगातार पूछी गई हैं, कोई बात नहीं है। पूछा गया है माल्थस ने क्या आर्ग्यू करा, माल्थस आर्ग्यू दैट पॉपुलेशन ग्रोज इन विच प्रोग्रेशन वाइल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और फूड सप्लाई ग्रोज इन पर्टिकुलर प्रोग्रेशन। तो माल्थस का एक सिंपल थ्योरी था, माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन की अगर बात करूं तो माल्थस क्या कह रहा था, टी माल्थस साहब ये कह रहे थे कि भैया देखो, पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ती है, यानी कि वो 1 की 2 होगी, 2 की 4 होगी, 4 की 8 होगी, 8 की 16 होगी, 16 की 32 होगी। लेकिन जो फूड है जो है वो फूड जो है वो 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ता है स्लोली, मतलब एक उसमें लीनियर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और पॉपुलेशन के अंदर आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा, ये माल्थस ने कहा। इसके कारण क्या होगा, फूड स्कार्सिटी होगी, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे और जनसंख्या, जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी फूड की तुलना में, तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पर भूखमरी पैदा होगी। और उसके फिर इन्होंने सॉल्यूशंस दिए, चेक्स दिए, जिसके अंदर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, प्रिवेंटिव चेक्स, ये चेक्स, वो चेक्स। तो आंसर क्या होगा भाई, पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक बढ़ती है और आपकी फूड जो है अरिथमेटिक बढ़ता है। अब इसमें क्या करवाया क्या नहीं करवाया भैया, ये अभी आप देख सकते हैं, अभी की क्लास है और इसके अंदर आराम से ये लिखा हुआ है। अब ठीक है, आपने देखा होगा, अच्छी बात है, नहीं देखा तो अगली बार से जब भी सेशन लें तो थोड़ा सा सीरियसली बैठ जाए करो यार, आपका टाइम वेस्ट करने नहीं आऊँगा मैं पर्टिकुलरली। करेक्ट। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंसेप्ट, अब अगला एक और टॉपिक जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिस पर यूपीएससी बहुत वो हर साल सवाल पूछती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनफैक्ट जब भी हमने ये क्लास ली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जब भी डिस्कशन आया,
हमने एक बात पर जोर दिया कि एटलीस्ट आपको ये क्रोनोलॉजिकली आपको पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, क्योंकि ऐसा यूपीपीसीएस पहली बार नहीं कर रही है, ऐसा वो पहले भी कर चुकी है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आए और उन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड बाय द ब्रटलैंड रिपोर्ट। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत या समावेशी विकास का जो कंसेप्ट है, वो सिद्धांत है, वो ब्रटलैंड रिपोर्ट के कारण फेमस हुआ। उसका रीजन ये दिया गया है, द ब्रटलैंड रिपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द लिमिट्स टू ग्रोथ। पहली बात तो, दूसरा गलत है, बिल्कुल गलत है ना। द ब्रटलैंड रिपोर्ट को बोलते हैं हम अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जानते हैं। अवर कॉमन फ्यूचर आप सभी को पता होगा, इस पर हमने बहुत बार चर्चा कर ली, मैं अनोखा नहीं हूँ। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बिल्कुल डी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसमें अगर लेवल की बात करूँ, क्वेश्चन की, सवाल के स्तर की मैं बात करूँ, तो लेवल इज, यू कैन टेक इट ईजी वाला ही पार्ट पे इधर इधर रख सकते हैं। थोड़ा सा एक थिन सी लाइन है, उस पर ईजी वाले पार्ट पर ले सकते हैं कि ये फैक्चुअल है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब भी पीसीएस पढ़ोगे, यूपीपीसीएस खास करके, तब तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप चर्चा करोगे ही करोगे। मैंने क्या करवाया, कैसे करवाया, वो सारे के सारे आप मुझे देख सकते हैं। भैया अभी की वीडियो है, कभी बाहर की है नहीं, सी इट आपके सामने। हाँ जी, अगला है, डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड एंड द वेलफेयर। रीजन इसका दिया गया है, ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम इज नॉट सफिशिएंट मेजर ऑफ डेवलपमेंट। देखो, ऐसे असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन जो है ना, वो डिपेंड करते हैं कि जो एग्जामिनर है, जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या थी, तो उसने क्या सोच के बनाया। तो क्योंकि इसमें एक डायरेक्ट लिंक आप नहीं एस्टैब्लिश कर सकते कि भाई ये है ही है, क्योंकि असर्शन है। अब इसका रीजन देखो, डेवलपमेंट इज बीइंग डिफाइंड एज द इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड एंड वेलफेयर। बिल्कुल सही बात है कि डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है। डेवलपमेंट या विकास को हम बोले, विकास की परिभाषा जब हम दें, तो विकास कोई एक चीज नहीं है, विकास में बहुत सारी चीजें हैं। उसमें अर्थ भी है, उसमें आर्थिक विकास भी है, सामाजिक विकास भी है, सांस्कृतिक, और वो सारी ही चीजों के ओवरऑल ग्रोथ को, यानी कि पूरी ग्रोथ, उसको बोलते हैं हम डेवलपमेंट बोलते हैं। अब बोला कि ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम इज नॉट सफिशिएंट मेजर ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। पर कैपिटा इनकम अगर ग्रोथ के बारे में बात करें ना, तो वो केवल और केवल क्वांटिटी दर्शा रहा है, क्वालिटी नहीं दर्शा रहा। लेकिन क्या ये इसका रीजन सही है? तो मैंने भी आंसर यही बताया था आपको आंसर की के समय, और एग्जामिनर ने भी वही मैच करा। हालांकि ये श्योर नहीं है कि भाई यही हो। अगर एग्जामिनर ने ये सोचा होता कि भाई डेवलपमेंट की यहाँ बात कर रहा हूँ, तो यहाँ ग्रोथ वाला पार्ट में क्यों डाल रहा हूँ, तो वो वहां से भी तो डिपेंड ऑन एग्जामिनर है ना। अब उस पर लड़ने वाली बात है नहीं। अभी ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, तो पेड कोर्सेज के अंदर आप जाके देख लीजिए, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, अब हर चीज़ के मेरे पास सबूत का इतना पेशेंस नहीं होता कि भाई सबूत लाते फिरो आपके लिए। दिखा दिया आपको जो है वो, अब बार बार उसके अंदर मैं छाती छोड़ के घूमूं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। विच मेजर्स आर एसेंशियल टू अचीव गोल 4 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2023। पेड कोर्सेज के अंदर जो भी बच्चा पेड कोर्स लिया है उसको पता है, और अगर आपने लिया है और आपको पता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। विच मेजर्स द एसेंशियल टू अचीव गोल 4 ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से अगेन ऑब्सेशन है, मेकिंग एजुकेशन के बारे में है ना। एजुकेशन आ गया तो दूसरा 1 और 2 सही हो जाएगा। एग्रीकल्चर का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ए विल बी द राइट आंसर। अगर इसकी मैं बात करूँ, देखो फैक्ट्स बहुत सारे हैं, अब सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मैंने बताया था यूज द ट्रिक। उसमें कोई भी गंदी सी ट्रिक बनाओ, कैसी भी बनाओ, और ये मैं एक्सप्लेन भी करा मैंने इस वीडियो के अंदर, ये एक कहानी सी बनाई थी यहाँ पर, उस हिसाब से आप ये याद कर सकते हो। आगे देखिएगा, रिपोर्ट्स हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, लिस्ट है, और उसके तरफ उनके ऑर्गेनाइजेशंस दे रखे हैं। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ भैया क्या होना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो यूएनडीपी इसे जारी करता है, तो ए में 3 होना चाहिए। ए में 3 कहाँ है, या तो बी में है या ए में है। फिर आ जाते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये आईएमएफ में है, तो ये सही बात है, ए आपका बिल्कुल सही बात है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब भी जो भी करवाता है, मैं ही अनोखा नहीं हूँ, सब लोग करवाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो सब लोग ये कवर करवा देते हैं। आप जाके पेड कोर्सेज में देख लीजिएगा, ज़्यादा बाल की खाल नहीं निकालते हैं। आगे बढ़े। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इवेंट्स, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, फॉर्मेशन ऑफ आरआरबीज एंड अडॉप्शन ऑफ विलेज बाय द बैंक ब्रांचेस। पूछा है कि विच इवेंट कैन बी कंसिडर्ड एज द स्टेप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन अगेन ए रिपीटेटिव टॉपिक है, कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नया टॉपिक लेकर आया, नया टॉपिक लेकर आई है यूपीपीसीएस।
फाइनेंशियल इंक्लूजन में हर साल कुछ ना कुछ इंक्लूसिव डेवलपमेंट या फाइनेंशियल इंक्लूजन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली क्या है कि हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर समाज के हर भाग को अवसर मिले, वित्तीय सुविधाओं का मौका मिले, वित्तीय संसाधन उस पर मिले और वित्तीय संसाधनों तक उसकी पहुंच भी बने। इसके लिए बहुत सारी कमेटियां भी है, उनमें से उर्जित पटेल कमेटी वन ऑफ द फाइनेंस कमेटी फाइनेंशियल इंक्लूजन को डिफाइन करा। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से क्या आम आदमी है जो दूर दराज इलाकों में रहने वाला आदमी है उसके पास बैंकों की पहुंच बनी? हाँ जी बनी, उसे फाइनेंशियल फैसिलिटीज मिली। फॉर्मेशन ऑफ आरआरबी, जी बिल्कुल सही बात है, क्षेत्रों के क्षेत्रीय ग्रामीण विकास के अंदर उसका बड़ा अद्भुत योगदान है। बैंक ब्रांचेस से गांव को गोद लेना, तो इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा माइंड वाला गेम है, एग्जाम में आपका दिमाग कहाँ पर है, क्या घर पे है या जो मैसेज आया है उस पर दिमाग है, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर माइंड से चलोगे और एक जनरल अवेयरनेस अगर आपके अंदर है, चूंकि आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, कोई छोटे एग्जाम नहीं है, तो अगर सामान्य जागरूकता भी है तो ये सवाल आप आराम से कर लेंगे मेरे भाई। आगे आते हैं। द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज नोन एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक। तो ये आपका बेसिकली जब एक्सचेंज रेट रिजाइम के बारे में बात करते हैं कि एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होती हैं, तो एक्सचेंज रेट के अंदर तीन तरीके होते हैं जो पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं हम। एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। फिक्स एक्सचेंज रेट में कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भैया क्या हमारे करेंसी का दाम विदेशी मुद्रा के बदले होगा। दूसरा होता है फ्लोटिंग, जिसे कहते हैं कि भैया अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, आपकी करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई कितनी है उस आधार पर एक्सचेंज रेट होगी। तीसरी होती है मैनेज्ड। मैनेज्ड में होता है कि जनरली वी कंसिडर फ्लोटिंग रहती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वहाँ का सेंट्रल बैंक उसे मैनेज कर लेता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसीज बीइंग बाय द सेंट्रल बैंक। देखो, अगर सामान्य आपने थोड़ी बड़ी अच्छी पढ़ाई करी है, थोड़ा दिमाग लगाया, तो ये वैसे भी स्टेटमेंट खारिज कर दोगे आप। डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा मॉडरेट साइड में देखूंगा क्योंकि समझने में टाइम लगता है। राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर द फॉलोइंग स्टेट। सेंसस से फिर से सवाल, मुझे उम्मीद थी 2 से 4 सवाल आने चाहिए, लेकिन एक ही आया, तो वो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर बिहार में, तो 3 के बाद एक यहीं पर है। डी आपका लॉजिकली कंक्लूड आप इसे कर सकते हो। इसके बाद आते हैं योजनाओं पर। योजना वाले पोर्शन पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं पढ़ना जरूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है और बहुत सारी पुरानी पुरानी योजनाएं भी पूछी है। अगर आपने नहीं पढ़ी हैं योजनाएं, अगर पढ़ी है आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यू शुड स्किप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस ऐसे सवालों को स्किप कर सकते हो, उनमें ज़्यादा जोखिम लेने की आवश्यकता है नहीं। वैसे ऑफिशियल आंसर की इसके अंदर डी दी गई है। पढ़ा है तो अब देखो, अभी मैं बताने लगूँ कि मैंने कितना पढ़ा है, तो मैंने मेरे कम से कम 1000 वीडियो तो होंगे, उनमें से कहीं ना कहीं तो निकल ही आएगा। बट डोंट गो दैट देयर, वहाँ मत जाइए, आराम से देखो कि भाई कैसे क्या होता है। बुक्स आई है तो एडम स्मिथ की सबको पता है, वेल्थ ऑफ नेशन। अब डी में 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब इसके लिए क्या करें सर? अब इसके लिए कुछ नहीं, अब अगर आपने पढ़ा है आ गया दिमाग में तो ठीक है, नहीं तो स्किप करो ऐसे क्वेश्चंस को। ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। जंगल में सारे के सारे शिकार आप ही कर पाओगे, ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना। आगे देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन जल शक्ति, ये आप कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अगर बात करें या प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात करें तो आपको ये पता है कि ये कब आया, स्वच्छ भारत मिशन कब आया। अगर मैं बात करूं, जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करते हैं, तो सरकार जैसे ही बनी 2014 में स्वच्छ भारत मिशन आया। तो सी में 2 है, सी में 2 जहां है वो रख लो, बाकी एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेशन टेक्निक से आप सॉल्व कर दोगे, ज़्यादा समय ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर इन्हें अरेंज करना है। मैं फिर से कहूँगा आप इन्हें स्किप कर सकते हो। स्किप क्यों कर सकते हो? क्योंकि भाई इतने सारा अगर नहीं बैठ रहा है आपका, तो ऐसा जरूरी नहीं है सबका ही बैठ पाएगा। बहुत क्रूशियल और बहुत पुरानी स्कीम भी पूछी गई है। इकोनॉमिक सर्वे की अगर बात करें तो फिस्कल पॉलिसी से पूछा गया। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स किया ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन को करने के लिए। तो उसके अंदर एक सीधी सीधी लाइन लिखी है कि रिड्यूस्ड ऑन फ्यूल एंड फ्यूल सर्टेन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ये उसके अंदर एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो यू कैन डू दैट। ठीक है, उसके लिए अब इतनी मोटी इकोनॉमिक सर्वे बहुत मोटे करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 घंटे की अभी इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा तो वही 2-3 घंटे की क्लास ही आपकी सफिशिएंट होगी फॉर द पॉइंट ऑफ यूपीपीसीएस।
मैच द फॉलोइंग, ये हाँ, ये आपने करना था, अच्छे से करना था। और इसके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ा भी दी गई हैं, आगे भी पढ़ाते रहेंगे, बनाते रहते हैं वीडियो, तो क्लेम करने वाली बात है नहीं भाई, ये सभी करवाते हैं। हाँ, ये वाली स्कीम, ये वाले क्वेश्चन को तो आपने स्किप ही करना है, क्योंकि काफ़ी पुरानी योजनाएं पूछी हैं और ये यूपीपीसीएस का ऑब्सेशन है। एक दो साल में ऐसा सवाल आता ही है। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसके बारे में जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, तब बात करते हैं देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंडिकेटर कितने हैं? 3 है सर। कौन कौन सा? एजुकेशन है, हेल्थ है, और फिर है पर कैपिटा इनकम है सर। कर करेक्ट बात है, कोई नई बात तो नहीं है। अब ये कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंकिंग के साथ इनका रिलेशन है। हाँ जी बिल्कुल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जब इंडिया की रैंकिंग नीति आयोग जारी करता है, तो ये स्टेटमेंट उसने लिखा है नीति आयोग ने कि यार ये पॉजिटिव रिलेशन, और आप डिफाइन भी करेंगे भाई, जहां एजुकेशन अच्छी होगी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का गोल 4 तो कंप्लीट हो रहा है ना, हेल्थ अच्छा होगा तो गोल नेक्स्ट गोल भी कंप्लीट हो रहा है, पर कैपिटा इनकम। द अंडरलाइन डायमेंशन ऑफ एसडीजी टारगेट, जो एसडीजी टारगेट के अंडरलाइन डायमेंशन जो हैं वो एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड हैं। बिल्कुल, एजुकेशन होगी तो अच्छा लेवल होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी होगा, और वहां पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी आएगी, सो सारी चीजें, हेल्थ अच्छी रहेगी तो वहां पर बाकी सारी चीजें भी पनप जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, तो सी आपका बिल्कुल सही जवाब यहां पर हो जाता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा से लॉजिक की आवश्यकता थी, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना था, लेकिन हाँ इसको मैं मॉडरेट लेवल पे आंक दूंगा भाई, मॉडरेट है। बहुत हाई लेवल का इकोनॉमी में तो क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है अभी तक। ठीक है, बाकी ये थे रैंक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर। ये अपन उत्तर प्रदेश का जब वो पढ़ते हैं, बजट पर जब पढ़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश के बजट के अंदर ये हम चर्चा करते हैं कि यूपी का जो है, मेरे प्यारे साथियों, सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर है, ये रैंक है, ये यूपी के बजट में। मतलब हमने कहा कि घी दूध की नदियाँ बहेंगी, उस हिसाब से भी आप इसे कर सकते हो, एलिमिनेशन करोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद अगर बात करें, हाँ, तो महाराष्ट्र सेकंड। खैर इसमें अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो ये हार्ड लेवल पे मैं डाल दूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। करेक्ट बात है। चलो भाई, अब बेसिक से अब हमें ज्ञान क्या मिला आज की क्लास से? क्लास से ये ज्ञान मिला कि मेरे भाई, एक तो क्लासेस आप रेगुलर रहो, जहाँ भी लो क्लासेस वहाँ एक रेगुलरिटी मेंटेन करो। इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या अनोखी चीज़ करनी है? तो इकोनॉमी के लिए कुछ अनोखा नहीं करना है, ट्रेंड सेट है, पीवाईक्यूज़ के साथ जाइए, पीवाईक्यूज़ के साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको लेकर आनी पड़ेगी। जैसे डेवलपमेंट वाला थीसिस पूछा गया, या आपको ये पूछा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रिलेशन पूछा गया, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसके लिए मैं ये कह दूं कि मैं 5 पेज की आपको वो दे दूंगा रिवीजन बुकलेट, उससे काम नहीं चलेगा। करेक्ट, उसके लिए एक्सटेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी। तीसरा इम्पोर्टेंस है, अगला एनसीईआरटी करें। हाँ, एनसीईआरटी एक बार बेसिकली कर लो, बाकी आपकी फ्री क्लासेस आपके इस चैनल पर भी बहुत सारी डाल रखी हैं, उनके थ्रू चले जाइएगा। पेड की बात करूं तो अगर पेड लेने का मन है तो कहीं ना कहीं दिख जाएगा, यहीं पे चैनल पे आपको कमेंट में दिख जाएगा, आप देख सकते हैं, यू कैन गो फॉर दैट। और बाकी आपको सेशन कैसा लगा हमें बता दीजिएगा, और भी कोई डाउट हो और भी कोई बात करनी हो तो वो हमें बता दीजिएगा। करेक्ट बात है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। आपको अगला सेशन किस बात का चाहिए, और कोई डाउट हो और कोई बात करनी हो आप ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ, तब तक के लिए ख्याल रखें, ध्यान रखें, सबक है। जय हिंद, जय भारत।